बस स्टॉप पर एक बस खड़ी हुई होती है। उस बस की एक सीट पर बेहद ही खूबसूरत महिला, जिसकी उम्र लगभग 36 साल होगी, वह बैठी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। जैसे ही बस चलती है तभी अचानक से उस बस के अंदर एक जवान लड़का भागकर घुसता है और जाकर उस महिला की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। वहां पर बैठने के बाद थोड़ा सा सफर उनका तय होता है, लेकिन जैसे ही उस लड़के का स्टॉप आता है और वह अपने लिए बस को रुकवाता है तो उतरने से पहले वह उस महिला से उसका नंबर मांगने लगता है। कौन था वह लड़का और किस वजह से इस महिला से उसका नंबर मांग रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के चूरू के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और 4 उनके बच्चे हैं। बड़ी लड़कियां हैं और सबसे छोटा एक लड़का है। सबसे बड़ी लड़की की उम्र 14 साल होती है और परिवार खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा था। पिता बाहर से मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करते और यहाँ पर जो माँ होती है वह घर पर रहकर बच्चों को संभाला करती और घर की अच्छे से देखभाल किया करती। इनके परिवार वाले जो होते हैं, यानी कि जो इस महिला जिसका नाम महिमा होता है, उसके पति के जो घर वाले होते हैं, उसके बड़े भाई, उसके माता पिता, वो अलग रहा करते हैं बड़े भाई के साथ और यहाँ पर इन लोगों से वो काफी जला भुना करते हैं। सास को जब भी मौका मिला करता वह अपने छोटे लड़के की पत्नी महिमा से बुरी तरह से लड़ाई कर दिया करती, लेकिन यहाँ पर जो महिमा होती है वह उसको चुप लगाकर ऐसी लड़ाई को टाल दिया करती और बिल्कुल भी उसको उल्टा जवाब नहीं दिया करती है। इस बात से उसका पति बड़ा ही खुश होता है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब सुबह सुबह वह अपने पति के लिए खाना लगाती है और पति खाना खाकर काम पर जाने के लिए तैयार होता है, उसी समय पर अचानक से पति के सीने में बहुत जोर से दर्द होता है और वह जैसे तैसे करके अपनी पत्नी महिमा को आवाज लगाता है। महिमा वहां पर आती है और जब अपने पति को ऐसी हालत में देखती है तो फौरन से पड़ोस वाले व्यक्ति की गाड़ी को मंगाकर अपने पति को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही पति ने दम तोड़ दिया था और हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि पति को हार्ट अटैक आया था और इसी वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। यह बात महिमा के लिए बहुत ही बेकार थी, क्योंकि वह अपने पति की वजह से यहाँ पर समय व्यतीत कर रही थी, वरना उसके ससुराल वाले तो उसे कब का यहाँ से भगा देते। लेकिन फिर भी इस समय को व्यतीत करती है और जैसे पति की मौत को 2 महीने बीत जाते हैं तब तक उसके ससुराल वालों का कहर उस पर बरपने लगता है और वह बार बार उसे परेशान किया करते। अब तक महिमा के पास कुछ पैसे थे जिन पैसों से वो अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन अब पैसे खत्म हो चुके थे और इसी वजह से वह अपने ससुराल वालों से पैसे मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पर सास को तो मौका मिल गया था और इसके बाद वह उसे धमकाने लगती है। कहती है कि तुझे पैसा क्यों दे दे, क्या हम अब तुम्हारे लिए कमाएंगे? अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए तुम खुद कमाओ, हम तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते। यह बात कहकर माँ उसे धमका देती है और इसके बाद जो महिमा होती है वह अपने घर चली जाती है और काफी ज्यादा इस बारे में सोच विचार करती है। बच्चे स्कूल चले गए थे और घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो इसी वजह से जो महिमा होती है वह अपने मायके जाने का फैसला करती है, क्योंकि वहां पर उसके माता पिता उसकी कुछ ना कुछ तो मदद कर ही देंगे। यही सोचकर जो महिमा होती है वहां से बस पकड़ती है और बस पकड़ने के बाद चूरू पहुंच जाती है और चूरू से दूसरी बस पकड़कर सीधा अपने मायके पहुंच जाती है। मायके जाने के बाद जब वह अपने माता पिता को इस बात को बताती है तो उसके माता पिता उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी यही पैसे हैं हमारे पास, अब तुम्हारे भाई का घर हो गया है और भाई को अगर पता चल गया कि हमने तुम्हें पैसे दिए हैं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर जो महिमा की भाभी होती है वह काफी ज्यादा खराब थी और वह बात बात पर अपने पति को सिखाकर उसके माता पिता को भी परेशान करवाया करती है। अब महिमा को जो पैसे मिलते हैं उनको लेकर वो कहती है कि ठीक है माँ बाबू जी, आपने जो कर दिया वो काफी है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर महिमा वहां से वापस चूरू के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर में वह बस उसे चूरू पहुंचा देती है। चूरू के बस स्टैंड पर वह एक और बस में बैठती है और बैठने के बाद वह सीधा उसके गांव जाने वाली थी। वहां पर बैठकर वह बस चलने का वेट कर रही थी और बाहर खिड़की की तरफ आदमियों की तरफ देख रही थी कि किस तरह की दुनिया है। दुनिया में जब कोई अपना चला जाता है तो कितना अकेलेपन हो जाता है, क्योंकि आज तक जो महिमा थी वह कभी भी अकेले अपने मायके नहीं गई थी। यह पहली बार था जब उसे अकेले अपने मायके जाना पड़ रहा था, क्योंकि अब उसका पति साथ नहीं है, वरना पहले तो उसका पति उसे बाइक पर बिठाकर सीधा उसके मायके ले जाया करता और अच्छी तरह से वो वहां पर रहकर वापस लौट आया करते। जब तक पति जिंदा था तब तक उसके भैया भाभी भी उसको अच्छे से वेलकम किया करते थे, लेकिन आज जब पति नहीं है तो भैया भाभी ने उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं दी है, वह तो अपने माता पिता से मिलकर वापस आ गई है। इसके बाद जैसे कंडक्टर बस को चलाने का इशारा करता है तो उसी दौरान उसी बस के अंदर एक अनिल नाम का लड़का जो कि चलती हुई बस में भागकर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वह सीधा उस सीट पर जाकर बैठ जाता है जो कि महिमा के साइड में खाली पड़ी हुई थी और वहां पर बैठने के बाद चैन की सांस लेता है। महिमा उसको बैठता हुआ देखती है, लेकिन फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है।
थोड़ी दूर तक बस चलती है और बस जब थोड़ा सा सफर तय कर लेती है उसके बाद महिमा को प्यास लगने लगती है और वह अपना बैग खोलकर उसमें से पानी की बोतल निकालती है। साइड में जो लड़का अनिल बैठा हुआ था वह काफी देर से महिमा को देख रहा था और जैसे ही महिमा ने अपने बैग से पानी निकाला था तो उसके बाद वह कहने लगता है कि क्या आप मुझे पानी पिला सकती हो। इस बात को सुनकर महिमा पहले तो अनिल की तरफ देखती है और देखने के बाद कहती है कि हाँ लीजिए, पानी पिलाना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है, पहले आप पी लीजिए उसके बाद मैं पी लूंगी। इसके बाद महिमा बोतल को अनिल की तरफ कर देती है और अनिल उस बोतल में से पानी पी लेता है। इसके बाद वह बोतल को महिमा को दे देता है और महिमा भी पानी पीने के बाद उस बोतल को वापस से अपने बैग में रख लेती है। धीरे धीरे सफर तय होता है, लेकिन जब से उसने उसे पानी पिलाया है तो उसके बाद दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है। यहाँ पर जो अनिल होता है उससे पूछने लगता है कि आप कहाँ जा रही हो, तो इसके बाद महिमा बता देती है कि मैं फलानी जगह जा रही हूँ और यहाँ पर जो अनिल होता है वह भी बताता है कि मैं उससे एक स्टॉप पहले ही उतरने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो महिमा होती है वह और भी उससे बात करती है और बातों के दौरान यहाँ पर जो अनिल होता है महिमा उसे बता देती है कि इस तरह से उसकी पति की मौत 2 महीने पहले हो चुकी है और उसके बाद अब वह अपने 4 बच्चों को अकेले ही पाल पोस रही है। अभी अभी वो मायके से आ रही है ताकि वहां से कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि मेरे सास ससुर मुझसे लड़ाई किया करते हैं। अब ये सभी बातें अनिल को उसकी तरफ अट्रैक्टिव कर देती हैं, क्योंकि महिमा देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और ऊपर से उसे अब यह भी पता चल गया है कि महिमा एक विधवा है और वह अपने जीवन को जैसे तैसे करके व्यतीत कर रही है। तो इसी वजह से जो अनिल होता है उस पर सहानुभूति दिखाता है और उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं इसी तरह से पिकअप चलाया करता हूं और उसी से अपने माता पिता की देखभाल किया करता हूं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन दोनों में काफी सारी बातें होती है और जैसे ही यहाँ पर अनिल का स्टॉप आता है तो उससे थोड़ी ही पहले जो अनिल होता है वह महिमा से कहने लगता है देखिए मेरा स्टॉप आने वाला है, तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। अब इस बात को सुनकर महिमा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए। तो उसके बाद अनिल कहता है देखिए आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं कभी कभी आपसे बात कर लिया करूंगा। यह बात सुनकर महिमा फिर से थोड़ी देर के लिए सोच विचार करती है और उसके बाद अपना नंबर उसे बता देती है। अनिल उस नंबर को लेकर अपने स्टॉप पर बस को रुकवा देता है और वहां से उतरकर मुस्कुराता हुआ चला जाता है। महिमा भी अपने घर चली जाती है और वहां पर जाकर जब तक वो वापस लौटी थी तब तक उसके बच्चे स्कूल से आ गए थे। वहां पर जो बच्चे होते हैं उनको वो अच्छे से खिलाती पिलाती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय महिमा जब सारा कुछ काम करके अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए जाती है, रात के तकरीबन 9:30 बजे, उसी समय उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। महिमा फोन को देखने लगती है तो उसे यह नंबर समझ में नहीं आता और जैसे ही वो इस फोन को उठाती है तो सामने से जो व्यक्ति बात कर रहा था वह कहने लगता है कि सुनाइए आपका क्या हालचाल है। अब इस बात को सुनकर महिमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि कौन है आप और इस तरह से मेरा हालचाल क्यों पूछ रहे हो। तो उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि क्या आप मुझे भूल गई, सुबह ही तो बस में बात हुई थी, मैं वही अनिल बोल रहा हूं। अब इस बात को सुनते ही महिमा को भी याद आ जाता है और उसके बाद उससे कहने लगती है कि माफ कीजिएगा आपका नंबर मेरे पास नहीं था ना, इसी वजह से पहचानने में दिक्कत हो गई। इसके बाद अनिल भी उससे बात करता है और बातों के दौरान ढेर सारी बातें उन दोनों के बीच में होती हैं। इस तरह से अब बातों का सिलसिला चालू हो जाता है कि जब भी कभी महिमा अपने आप को अकेला फील कराया करती वह सीधा अनिल के पास फोन कर दिया करती और उससे काफी देर तक बातें किया करती। उनको बात करते हुए लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद एक दिन जो अनिल होता है वो कहने लगता है कि महिमा क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, इतने दिन हो गए हमें बात करते हुए और उसके बाद से हम एक बार भी नहीं मिले हैं। अब इस बात को सुनकर महिमा झट से कहने लगती है कि मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मैं आपसे कहने से डर रही थी क्योंकि आपके परिवार वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं एक विधवा हूं और विधवा अगर किसी से बातचीत किया करती है, मिला जुला करती है तो लोग उसे बदनाम कर दिया करते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी को अगर यह बात पता चली तो वो बहुत ही बुरा मानेगी। अब इस बात को सुनकर जो अनिल होता है वो एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि तुमसे किसने कह दिया कि मेरी पत्नी भी है। अब इस बात को सुनकर महिमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि अनिल की अब तक शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कह रहा था कि उसकी कोई पत्नी नहीं है। वो पूछती है कि क्यों तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो वो कहने लगता है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो अभी तक कंवारा हूं और मैं तो पिकअप चलाकर अपने घर वालों का गुजारा किया करता हूं और माता पिता की सेवा में ही अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूं। स्टार्टिंग में जब शादी की उम्र हुई थी, जब कुछ रिश्ते आए थे, लेकिन उस टाइम पर हमें अपनी बहन की शादी करनी थी और जब बहन की शादी हो गई उसके बाद हमारे पास कोई रिश्ता ही नहीं आया और इसके बाद अब मैं ऐसे ही रहा करता हूं। इस बात को सुनकर महिमा कहने लगती है कि अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, तुम्हारी अब भी शादी हो सकती है, चिंता मत करो, कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन तभी जो अनिल होता है वो कहने लगता है कि मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे समझ सके और मैं उसको समझ सकूं, उसके दिल में मेरे लिए प्यार तो जरूर से होना चाहिए। इस बात को सुनकर जो महिमा होती है वह भी मुस्कुराने लगती है और इसके बाद अनिल दोबारा से कहने लगता है कि बताओ तो फिर हम कब मिल रहे हैं। तो उसके बाद महिमा कहती है कि ठीक है ऐसा करते हैं, कल मिल लेते हैं, लेकिन
लेकिन ये बताओ कि कहां पर मिलेंगे। तो यहां पर अनिल होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, चूरू में आ जाना और वहीं पर एक पार्क है उसमें ही हम लोग मिल लेंगे। इसके बाद बातें तय हो जाती हैं और यहां पर दोनों एक दूसरे का फोन काट देते हैं और दूसरे दिन की तैयारियों में जुट जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद महिमा अच्छे से तैयार होती है, सज सवर कर सीधा चूरू बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अनिल को फोन करने लगती है। अनिल फोन उठाता है और पूछने लगता है कि तुम आ गई उस पार्क में, लेकिन तभी महिमा कहती है कि उस पार्क के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, ऐसा करो तुम यहीं पर आ जाओ और यहां से मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। इसके बाद अनिल कहता है कि ठीक है, थोड़ी देर वेट करो और मैं अभी वहां पर आ रहा हूं। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद जो अनिल होता है वह एक बाइक से सीधा वहां पर आ जाता है और यहां पर महिमा के सामने उस बाइक को खड़ी करके कहने लगता है कि बैठिए, चलते हैं वहां पर, एक दूसरे से बातें करेंगे और थोड़ा समय अच्छा सा बिताएंगे। इसके बाद महिमा इधर उधर देखने लगती है। तभी जो अनिल होता है वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, कोई भी नहीं है यहां पर, तुम्हारे गांव का भला कैसे आ सकता है। इसके बाद जो महिमा होती है वहां पर बाइक पर बैठ जाती है और बैठने के बाद अनिल के साथ सीधा उस पार्क में चली जाती है जहां पर उन दोनों ने मिलने का तय किया था। वहां पर बैठने के बाद वो लोग पहले तो नॉर्मली बातें करते हैं, लेकिन तभी जो महिमा होती है वो कहने लगती है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। इस बात को सुनकर जो अनिल होता है वो कहता है कि हम तो वैसे भी बात किया करते हैं ना, तुम कहो जो कुछ भी तुम्हें कहना है। इसके बाद जो महिमा होती है अपने हैंडबैग को खोलती है और उसमें से एक गुलाब का फूल निकालती है जिसे वह अनिल के लिए लेकर आई थी और वहीं पर बैठकर अनिल से प्रपोज कर देती है। अब जैसे अनिल देखता है कि महिमा उससे गुलाब का फूल देकर प्रपोज कर रही है तो उसके बाद वह भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और वह भी अपने दिल की भावना उसके सामने व्यक्त कर देता है। यानी कि दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और इसके बाद अनिल और महिमा दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें यहीं पर बैठकर करते हैं और जैसे टाइम हो जाता है तो उसके बाद जो अनिल होता है वह महिमा को बस स्टॉप पर छोड़ देता है और वहां से महिमा वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन इसके बाद से इन दोनों के बीच का बॉन्ड काफी ज्यादा बढ़ गया था और दोनों एक दूसरे से कई कई घंटे तक लगातार बात किया करते और एक दूसरे के साथ जीवन को व्यतीत करने की बातें भी किया करते हैं। तभी एक दिन अचानक से जब यह बात उसके सास ससुर को पता चल जाती है तो वो लोग इससे लड़ाई करने लगते हैं। महिमा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं उससे केवल बात किया करती हूं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग इसे बुरी तरह से धमकाते हैं। यहां तक कि जो महिमा का जेठ होता है वह उस पर हाथ भी उठाने लगता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से गांव में हमारी चारों तरफ बदनामी हो रही है और तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। महिमा उनसे कहने लगती है कि जब तुम बहू मानते हो तो बहू की तरह मुझे रख क्यों नहीं रहे, यहां पर कम से कम मुझे खर्चा तो दिया करो। वहां पर मेरे माता पिता भी अकेले हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है और मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या, क्योंकि 4 बच्चों की जिम्मेदारी भी है। इसी वजह से मैं उसके साथ बात किया करती हूं क्योंकि वो मुझे आर्थिक रूप से मदद दे दिया करता है। इस बात को सुनकर ससुराल वाले और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और महिमा पर बुरी तरह से पिटाई लगा देते हैं। इस बार जब उन्होंने उस पर पिटाई लगाई थी तो यहां पर महिमा की जो बड़ी बेटी होती है वह उसे खड़ा होकर देख लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। महिमा अपनी बच्ची को लेकर घर के अंदर चली जाती है और बच्ची को चुप कराने लगती है, लेकिन तभी जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि माँ, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर बड़े पापा आपको मारा करते हैं ना और मुझे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। हम ऐसा करते हैं कि नानी के यहाँ पर चलते हैं और वहीं पर आगे की जिंदगी को व्यतीत कर लेंगे। लेकिन तभी जो महिमा होती है वो कहने लगती है कि बेटी, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन दादी के यहाँ पर कौन सी जगह है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर जो हमारा भैया है उसकी पत्नी की ही चला करती है और वह बार बार भैया को भड़का दिया करती है और वह भी हमसे लड़ाई करेगा, वहां पर हमारा गुजारा नहीं होगा। तो बेटी कहने लगती है कि माँ, फिर हमें क्या करना चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटी तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगी। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह जो महिमा होती है वह अपने वहां से सीधा यहां पर जो अनिल होता है उसको फोन मिलाती है और फोन मिलाकर चूरू में उससे मिलने के लिए कहती है। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं तो महिमा वहां से सीधा चूरू चली जाती है और उसी पार्क में बैठकर अनिल से बात करने लगती है। अनिल को वह पूरी घटनाक्रम बताती है और कहने लगती है कि अनिल, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से दुखी हूं और वहां पर अगर मैं रहूंगी तो वो लोग मुझे बुरी तरह से पीटेंगे और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर रखी है। इसके बाद जो अनिल होता है थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है महिमा, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, अपने बच्चों को लेकर यहां पर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छे से फ्लैट का इंतजाम करा देता हूं, उसके अंदर रहकर अपना समय व्यतीत कर लेना। इस बात को सुनकर महिमा भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही दिन वह अपने बच्चों के साथ सीधा चूरू में ट्रांसफर हो जाती है और वहीं पर रहने लगती है। इस फ्लैट का पूरा खर्चा यहां पर जो अनिल है वो उठाने वाला था और जब वो लोग एक साथ रहने लगते हैं तो यहां पर जो उसके ससुराल वाले होते हैं फिर से उन्हें ये बात पता चल जाती है कि वो तो चूरू में रहा करती है और इसी वजह से जो उसका जेठ होता है वहां पर भी जाकर
उसे धमकी देने लगता है। जब महिमा को दोबारा से धमकी मिलती है तो उसके बाद वह फिर से अनिल के पास फोन करती है और उससे कहने लगती है कि अनिल, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद अनिल थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक ही है कि मैं और तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रखा है और उन लोगों को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं। इस बात को सुनकर महिमा कहने लगती है कि अनिल, मेरी और तुम्हारी एज में लगभग 8 से 9 साल का फर्क है और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे और मेरी वजह से तुम पर कीचड़ उछले, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तभी अनिल कहने लगता है कि तुम ये बताओ, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में अपना सकती हो या नहीं अपना सकती? बाकी सब चीज मुझ पर छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि कोई हमारे बारे में क्या कहेगा। इस बात के बाद जो महिमा होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगती है और सोच विचार करके कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन एक बार मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहती हूं। उसके बाद जो अनिल होता है वो कहता है कि ठीक है, शाम के समय मैं घर जाऊंगा और घर जाने के बाद वीडियो कॉल पर तुम्हारी अपने माता पिता से बात करवा दूंगा और तुम उनसे अच्छी तरह से बात कर लेना। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और जैसे ही शाम के समय अनिल का वीडियो कॉल महिमा के फोन पर आता है तो उसके बाद वो फोन उठाती है और सामने अनिल के माता पिता बैठे हुए थे। वहां पर वह उनसे बात करने लगती है, पूछने लगती है कि आपका बेटा मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो क्या मैं उससे शादी कर सकती हूं? तो यहां पर वो लोग कह देते हैं कि हमें सब कुछ इसने बता दिया है और कोई भी दिक्कत नहीं है बेटी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, अगर हमारा बेटा तुम्हें अपनाना चाहता है तो यह बड़ी ही अच्छी बात है। इस बात को सुनकर महिमा भी एग्री हो जाती है और उसके बाद वह दूसरे दिन अनिल को अपने फ्लैट पर बुला लेती है। अनिल उसके फ्लैट पर आ जाता है और इसके बाद जब अनिल कहता है कि ठीक है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तभी महिमा कहती है कि नहीं, ऐसे हम लोग शादी नहीं करेंगे, उससे पहले हमें एक काम और करना है। तो अनिल पूछता है कि क्या काम करना है? तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारी शादी में अड़चन मेरे ससुराल वाले बन सकते हैं, अगर पुलिस हमारे साथ रहेगी तो वो लोग हमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इस बात को सुनकर अनिल को यह बात भी अच्छी लगती है और उसके बाद वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अनिल अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहता है तो महिमा कह देती है कि ठीक है, बुला लो, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर अनिल के माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं। सभी लोग एसपी साहब के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पूरी की पूरी समस्या बताते हैं। एसपी साहब भी फौरन से इस बात पर एक्शन लेते हैं और यहां से कुछ पुलिस वालों को भेजकर महिमा के ससुराल वालों को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि देखो, अगर ये दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है तो आपको इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है। अब यहां पर ससुराल वाले कहने लगते हैं कि समाज में थूथू हो जाएगी और ये तो बड़ी बदनामी का काम है, लेकिन वहीं पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि बदनामी मायने नहीं रखा करती, एक महिला की इच्छा मायने रखा करती है और वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या आप लोग चाहते हो कि भरी जवानी में वो जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर ले अपने 4 बच्चों के पीछे? तो उसके बाद जो ससुराल वाले होते हैं वह पुलिस को देखकर इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद यहां पर जो अनिल होता है उसकी महिमा से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपने बच्चों के साथ अनिल के घर में रहने लगती है। स्टार्टिंग में महिमा बड़ी उदास रहा करती है अनिल के घर में, क्योंकि अनिल के गांव में यह बात चारों तरफ फैल गई थी कि इसके 4 बच्चे हैं और उसके बाद इसने इससे शादी की है और यह बातें महिमा के कानों तक भी आ गई थी। लेकिन वहीं पर जो अनिल होता है उसे बार बार खुश करने की कोशिश करता है और जब उसे लगता है कि इस तरह से बात नहीं बनने वाली तो उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ चूरू में शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर रहकर अपनी पत्नी को रखने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो यहाँ पर अनिल होता है वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, क्योंकि अब उसने पिकअप का काम छोड़कर एक छोटा सा रोजगार स्टार्ट किया था जिसमें उसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है और उसके बाद उनका समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। जब बेटा अच्छा पैसा कमाने लगता है तो उसके बाद जो महिमा की सास होती है यानी कि अनिल की जो माँ होती है वह अपनी बहू को भाग्यशाली बताया करती है और गांव के अंदर जाकर यह बात बता देती है कि जब से मेरी बहू घर के अंदर आई है वो तो एकदम लक्ष्मी है और मेरा बेटा अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। वहीं पर गांव वाले भी इस बात को देखते हैं तो उनके मुंह भी पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।